करती हूँ मैं कि आप लोग अपना होमवर्क डेली कर रहे होंगे और लर्निंग भी साथ साथ चल रही होगी। ठीक है, आज जो है हम चैप्टर 1 का जो है वो लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 एंड हो जाएगा। तो आपकी लर्निंग भी साथ साथ होनी चाहिए ताकि आपके ऊपर बाद में बर्डन ना पड़े। ठीक है, चलिए जी, चैप्टर नंबर 1 है हमारा आज का और लेक्चर नंबर है 9। ठीक, और जो लेक्चर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपका पिछला बैकग्राउंड देख लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है आपके पास, ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया, ब्रांच ऑफ साइंस है। और व्हाट इज साइंस? साइंस मीन नॉलेज अबाउट थिंग्स एंड इवेंट दैट टेक प्लेस ऑल अराउंड अस। क्या कहा था हमने? साइंस का मतलब क्या है? जानना। किन चीजों के बारे में जानना? चीजें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो इवेंट जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, वो कुदरती प्रोसेस जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, उन सब के बारे में जानना। साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे? हमारे पास जो कुदरती प्रोसेस, नेचुरल फिनोमिना जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन करना डिफरेंट साइंटिफिक मेथड के जरिए, ये क्या कहलाता है? साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री? द ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमिनन हैड टू बी एक्सप्लेन बाय डिफरेंट साइंटिफिक मेथड इन सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, कुछ स्टेप्स हम देखेंगे जिन स्टेप्स के तहत जो है हम क्या करते हैं, जो हमने फिनोमिनन ऑब्जर्व किया है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये साइंटिफिक अप्रोच है। तो पहले हम ये स्टेप देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। चलिए जी, हम आते हैं स्टेप्स फॉर साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। किसी भी नेचुरल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इज हाइपोथेसिस, 3 इज थ्योरी एंड नंबर 4 इज लॉ। ठीक, चलिए पहले आते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदा करना। ठीक है, जो भी नेचुरल फिनोमिना हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखकर उसको मुशाहिदा करना क्या कहलाता है? आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम किसके जरिए कर रहे होते हैं? अपने 5 सेंसेस के जरिए, या फिर जो है वो हमारे पास कुछ अपैरेटस होते हैं उसके जरिए हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। ये क्या है? इट इज अ बेसिक टूल टू गो फॉर इलैबोरेटिंग अ फिनोमिना। ठीक है, बेसिक टूल है कि हम किसी भी फिनोमिनन को क्या कर रहे हैं, आगे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है कुदरती तौर पे? रस्टिंग का। ठीक है, जंग लगने का। अब हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना, देखकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आयरन के अंदर कोई चेंज आया है जिसे रस्टिंग का नाम दिया। अब ये क्या है हमारे पास? देखने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या, कि ये क्यों होता है। और इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है कि हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं रस्टिंग की वजह से आयरन का जो है वो वेट जो है वो अनरस्टेड आयरन से इंक्रीज हो जाता है। तो अब इसकी रीज़न क्या है? इसके लिए फिर साइंटिस्ट जो है वो कहाँ जाते हैं रीज़न तलाश करने के लिए? नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हर इंसान की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, तो ये उसकी अपनी स्किल पे डिपेंड करती है। अब जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब वो इसकी ऑब्जर्व करने के बाद किसी भी फिनोमिनन को उसके आंसर की, उसकी रीज़न तलाश करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, विच इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ एन इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके दिमाग में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का फिनोमिनन ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद वो क्या करते हैं? इंटेलिजेंट गैस लगाते हैं और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में उन्हें कामयाबी हासिल होती भी है और नहीं भी, तो इसीलिए क्या है? ट्रायल आइडिया। अगर कामयाबी नहीं होती तो दोबारा वो मज़ीद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और अगर उन्हें कामयाबी हो जाती है, अपना जो उनका क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाता है, रीज़न मिल जाता है, तो वो कहाँ चले जाते हैं? नेक्स्ट स्टेप में। जैसे कि अभी हमने कहा ऑब्जर्वेशन में हमने क्या चीज़ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की? आयरन का रस्टिंग का प्रोसेस, और फिर रस्टिंग के बाद आयरन का वेट जो है वो इंक्रीज होना। तो इसको वो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया, क्या इंटेलिजेंट गैस लगाया कि क्या है, आयरन में रस्टिंग का प्रोसेस एयर में मौजूद किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा और उसके बाद उन्होंने देखा जो आपके पास जो है मास इंक्रीज हो रहा होता है
वो भी किसकी वजह से होता है, वो जो ऑक्सीजन एयर में मौजूद है वो जब आयरन के साथ कंबाइन होती है तो जितनी मास उसका कंबाइन होता है उतना ही मास रस्टेड आयरन में इंक्रीज होता है, ठीक, आयरन का। तो ये है हमारा क्या, आपके पास हमने देखा ट्रायल आइडिया है। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने इस एक्सपेरिमेंट को शेयर करते हैं। कहाँ शेयर करते हैं, वो दूसरे साइंटिस्ट में जो उसी फील्ड के होते हैं, ठीक है। और वो क्या बन जाती है आपके पास, वो जो दूसरे फील्ड, उसी फील्ड के जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं वो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उन्हें भी वही रिजल्ट मिलता है, तो वो क्या बन जाती है आपकी थ्योरी, ठीक है। क्या हो गई थ्योरी, इफ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड बाय अदर साइंटिस्ट देन इट बिकम अ थ्योरी, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस हाइपोथेसिस को, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, सेम रिजल्ट हासिल किए, तो क्या बन गई आपकी थ्योरी। ये क्या है, थ्योरी क्या है, इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या था, ट्रायल आइडिया था, थ्योरी क्या बन गई, इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया, ठीक। अब इसके बाद थ्योरी के बाद एक और नेक्स्ट स्टेप है, यहीं पर काम, यहीं पर जो है वो आपके पास, यहाँ हम कह रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच के स्टेप खत्म नहीं हो जाते, मजीद इस पर काम होता है, उसे बार बार ट्राई किया जाता है कि हर बार एक्सपेरिमेंट करने से क्या वही रिजल्ट हासिल होते हैं या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉ। इफ थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड फाउंड फिट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट इट बिकम्स अ लॉ। थ्योरी को जब बार बार टेस्ट किया जाए और सेम रिजल्ट मिले हमें तो आपकी वो क्या बन जाती है, लॉ, ठीक है, साइंटिफिक लॉ कहते हैं हम इसे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, आपके पास कोई भी हमारा फिनोमेना ऑब्जर्व करके जब वो थ्योरी के बाद क्या है आपके पास, थ्योरी से को बार बार टेस्ट करने के बाद भी सेम रिजल्ट आते हैं तो वो लॉ बनता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था ऑब्जर्वेशन में, एग्जाम्पल मैंने किसकी दी थी आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन की। क्या कहा, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि आयरन के अंदर रस्टिंग का प्रोसेस होता है और उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाइपोथेसिस उन्होंने क्या दी, क्या कहा, इंटेलिजेंट गैस क्या लगाया कि आयरन में रस्टिंग का प्रोसेस किसकी वजह से होता है, आयरन में रस्टिंग का प्रोसेस ऑक्सीजन के इसका जो है, एयर में जो ऑक्सीजन है उसका आयरन के साथ कंबाइन होने की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट। अब यहाँ पर इसके बाद हाइपोथेसिस के बाद साइंटिस्ट ने जब इंटेलिजेंट गैस किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किए, उन्हें कामयाबी हुई, तो फिर उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट दूसरे इसी फील्ड के दूसरे साइंटिस्ट को जो है वो शेयर करवाया और दूसरे साइंटिस्ट जो हैं उन्हें भी यही रिजल्ट मिला, तो फिर ये क्या बन गई आपके पास, थ्योरी, ठीक। और इसके बाद ये बार बार टेस्ट करने के बाद यही रिजल्ट मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया, लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम क्या कह रहे होते हैं, हमने क्या बात प्रूफ कर दी कि आयरन में रस्टिंग का प्रोसेस ऑक्सीजन के कंबाइन होने की वजह से होता है और आपके पास जो रस्टेड आयरन होता है उसका मास आपके पास जो इंक्रीज होता है वो किसके इंक्रीज होने की वजह से है, आयरन के अंदर जो ऑक्सीजन कंबाइन हुई है उसके मास को ऐड होने की वजह से आपके पास रस्टेड आयरन का मास जो है वो आयरन के मुकाबले में आपको ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, यानी इन दोनों का कंबाइंड वेट किसके इक्वल होता है, रस्टेड आयरन के, ठीक। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये है हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हमारे पास फिनोमेना या बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी जो है वो हम चीज़ें देख रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो कि हम साइंटिफिकली तो उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाते, मैथमेटिकली तो प्रूव कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि एक टर्म आप पढ़ेंगे आगे जाके, एवोगैड्रो जो है वो हाइपोथेसिस कहलाती है, ठीक है। साइंटिस्ट हैं एवोगैड्रो, उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस पेश की थी, मैथमेटिकली तो उन्होंने प्रूव किया लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना हो सका वो। तो कुछ ऐसे भी फैक्ट्स होते हैं जो कि मैथमेटिकली प्रूव किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सकते, तो फिर वो ना थ्योरी बन पाती है ना वो लॉ बन पाता है, ठीक है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, ना थ्योरी बना ना लॉ बना, क्यों, क्योंकि उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना कर सके। उम्मीद करती हूँ कि साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री और उसके स्टेप्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलें जी, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क है लर्न एंड राइट साइंटिफिक अप्रोच एंड
इट्स स्टेप, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच केमिस्ट्री का जो हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन और इसकी जो चारों स्टेप जो अभी हमने डिटेल में पढ़े हैं, इसको आपको याद भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। यह आज का हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम रजिस्टर वर्क देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी रजिस्टर दिखाया था कि हमें अपना रजिस्टर किस तरह से मेंटेन करना है। कर लिया होगा उम्मीद करती हूँ, और आप लोगों ने काम भी कर लिया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के काम कर लिए होंगे आपने। फॉर्मूला मैंने होमवर्क करने को दिया था, कर लिया होगा ये आपने, ठीक है। अब इसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट किया हमने, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। टाइटल पेज बन गया आपका। सबसे पहला जो काम हमने किया था, डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ डेफिनेशन लिखी है तो यहाँ पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखी है तो लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि असल जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। नाम लिखे हैं सबको डिफाइन किया है, डेफिनेशन स्टाइल में लिखना है। और हेडिंग देख लें, जैसे मैंने बताई थी, ब्लैक से लिखनी है, ब्लैक मार्कर से, और ब्लू से अंडरलाइन करनी है। ये सारी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की जो कि आपको लिखनी थी और याद भी करनी थी, ठीक है। ये हो गई टोटल 9 ब्रांचेज हमने डिस्कस की थी। आपने 9 ब्रांचेज जो हैं वो पूरी लिख ली होंगी। फिर इसके बाद हम आए थे किस पे, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक हमने पढ़ा था। 3 अंक के अंदर हमने पीरियड पढ़े थे। ग्रीक पीरियड पढ़ा था, उसी में रोमन पीरियड भी डिस्कस किया था, ठीक है। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है। और मुस्लिम पीरियड, लर्निंग में तो मैंने मुस्लिम पीरियड दिया था, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम पीरियड में मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन पूछी जाती है। लेकिन रिटर्न वर्क तो हम सबका करेंगे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये देख लें किस तरह से हेडिंग डाली है, और कंट्रीब्यूशन की हेडिंग डाल के हमने कंट्रीब्यूशन सारे साइंटिस्ट की लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक था कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट है हमारे पास, ठीक। ये देख लें सारे जितने मॉडर्न साइंटिस्ट हमने डिस्कस किए थे, सबकी कंट्रीब्यूशन जो बुक में मौजूद है ये आपको लिखनी है। पॉइंट्स बना लीजिएगा, वैसे तो इसमें ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ बुक में मौजूद है, ठीक है। देख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। 2 टॉपिक इस दिन कवर किए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंट रोल केमिस्ट्री प्ले इन द सोसाइटी, जिसकी 2 हेडिंग मैंने बताई थी। सिग्निफिकेंट रीज़न भी इसके साथ आ सकता है, केमिस्ट्री एंड सोसाइटी के साथ, ठीक है। ये सारा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। किस तरह से बोर्ड पे भी इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा आपने, यहाँ पे भी देख लीजिए। अब इसके बाद आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच की डेफिनेशन, इसके स्टेप्स हमने लिखे हैं, और फिर इनके स्टेप्स जो हैं उसको एक्सप्लेन किया है। समरी में मिल जाएंगे ये स्टेप्स आपको, वैसे तो बुक में भी मौजूद हैं, लेकिन जो है वो समरी में थोड़े आसान वे में लिखे हुए हैं, याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये काम और ये टॉपिक, बल्कि ये पूरा चैप्टर आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलें जी, नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।